औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर ज़हब शाह है और आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन पे है। तो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी जैसा कि हमें पता है कि सेंट्रल रेटिनल आर्टरी इज द फर्स्ट ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी एंड ऑप्थेल्मिक आर्टरी इज द फर्स्ट ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो ये जो ऑप्थेल्मिक आर्टरी से दो ब्रांचेस निकलते हैं, पहले सेंट्रल रेटिनल आर्टरी और उसके बाद फिर दूसरा जो ब्रांच उससे निकलता है सेलरी आर्टरीज। तो ये दो ब्रांचेस जो है ये आई को सप्लाई करते हैं। सेंट्रल रेटिनल आर्टरी रेटिना को सप्लाई देते हैं और सेलरी आर्टरीज जो है वो उसमें पोस्टीरियर सेलरी आर्टरीज हैं, इंटीरियर सेलरी आर्टरीज हैं। तो इंटीरियर सेलरी आर्टरी हमारे इंटीरियर सेगमेंट को सप्लाई करते हैं और पोस्टीरियर सेलरी आर्टरी पोस्टीरियर साइड ऑफ द आई बॉल को सप्लाई करते हैं। और इंटीरियर सेलरी आर्टरी हमारे रेक्टाइल मसल के इंजर्शन के पॉइंट पे वो इंसर्ट करते हैं आई बॉल पे और उसको ब्लड सप्लाई देते हैं। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन है। जो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी है वो ऑक्लूडेड होती है। कैसे होती है ऑक्लूडेड, कौन कौन से उसके काजेज हैं, किन चीजों से वो बंद हो जाते हैं, और जब वो ऑक्लूड हो जाते हैं तो उसके ऑक्लूजन का रेटिना पे क्या असर पड़ता है, रेटिना में क्या साइंस और सिम्टम्स होते हैं और पेशेंट को क्या फील होता है। इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इसका पॉसिबल ट्रीटमेंट क्या है, पॉसिबली वो जो काज है, वो जो एक एटियोलॉजी है, उसको हमने कैसे सॉल्व करना है, कैसे उस काज को हमने खत्म करना है। तो इसमें हमारे जो बेसिक काज हैं वो है, यहाँ पे अगर हम देखें अटेरियोस्क्लेरोसिस रिलेटेड एम्बोलिज्म्स जो मोस्ट कॉमन काज हैं। 75% जो रेटिनल आर्टरी की ऑक्लूजन है वो इसकी वजह से होते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस रिलेटेड एम्बोलिज्म एंड थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बस की वजह से। ये दो जो है ये रिस्पॉन्सिबल ज्यादातर इसी वजह से होता है, लेकिन एथेरोस्क्लेरोसिस रिलेटेड एम्बोलिज्म जो होता है ये ज्यादातर कॉमन है, इसकी वजह से ज्यादातर होता है। अब अगर हम इस एम्बोलियाई की ओरिजिन की बात करें कि ये क्या है, व्हाट इज एथेरोस्क्लेरोसिस एम्बोलिज्म, तो हम अगर नीचे आ जाएं तो यहाँ पे अगर हम इस डायग्राम से डिस्कशन करें तो ज्यादा इजी होगा। नॉर्मली एथिरोमा क्या होता है, एथिरोमा जो है ये लार्ज ब्लड वेसल्स और मीडियम साइज ब्लड वेसल्स में ये कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन होती है। और कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं ये एम्बुलाई जो होते हैं कोलेस्ट्रॉल की, ये रिफ्रैक्टाइल येलोविश होती हैं। अगर ये रिफ्रैक्टाइल येलोविश हैं तो ये कोलेस्ट्रॉल का है। अगर ये ग्रे इलोंगेटेड टाइप है तो ये प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन का है। जैसे कि हमें पता है कि प्लेटलेट्स जो हमारे ब्लड में होते हैं, प्लेटलेट्स का मेन जो फंक्शन है वो क्लॉटिंग है। तो कभी कभी नॉर्मली जिस पॉइंट पे क्लॉटिंग की जरूरत नहीं होती, प्लेटलेट्स वहां पे भी क्लॉट करते हैं और वेसल्स के अंदर जो एक स्पेस होता है उसको बंद करते हैं। तो ये जो एथिरोमा होगा या ये जो एम्बोलिज्म होगा, या तो ये कोलेस्ट्रॉल का होगा या ये प्लेटलेट्स का होगा, और यहाँ पे ये ब्लड वेसल को ब्लॉक करेगा। दूसरा जो फैक्टर है, जो काज है, वो थ्रोम्बोफिलिक डिसऑर्डर्स है। और थ्रोम्बोफिलिक डिसऑर्डर्स वो कंडीशन है जिसमें हमारे जो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स है जो नॉर्मली क्लॉट करते हैं उसका बैलेंस जो है वो ज्यादा या कम हो जाता है। मोस्ट कॉमनली वो ज्यादा हो जाता है। तो जब वो ज्यादा हो जाता है तो वो अक्सर उसके चांसेस होते हैं कि वो ब्लड वेसल्स में क्लॉट करे, और जब वो क्लॉट करे तो वो एक एम्बोलिज्म बन जाता है और वो ब्लड का जो फ्लो है उस फ्लो को रोकते हैं। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे ये कोलेस्ट्रॉल का एम्बोलिस है, ये कोलेस्ट्रॉल का है।
अगर यहाँ हम इस डायग्राम को देखें तो ये स्मॉल स्मॉल येलोविश एम्बोलाई हमें नजर आ रहे हैं। और ये जो है, ये अगर हम देखें इस ब्लड वेसल, इस आर्टरी को इसने ब्लॉक किया है, इसको बंद किया है, और ये हमें क्लियरली नजर आ रहा है। इसके अलावा जो काजेज होते हैं, जो रेयर काजेज होते हैं, वो इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है, ब्लड वेसल्स के इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है, लाइक रेटिनल आर्थराइटिस हो सकता है, जायंट सेल आर्थराइटिस हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास है एंजियोस्पाज्म भी हो सकता है, जिसको हम रेटिनल माइग्रेन कहते हैं, वो भी एक काज हो सकता है। और इसके अलावा एक कॉमन काज एक और भी हो सकता है, ग्लाकोमा। क्योंकि ग्लाकोमा में हमने पहले ग्लाकोमा जब हम डिस्कस कर रहे थे तो ग्लाकोमा की एक पैथोफिजियोलॉजी में हमने डिस्कस किया था कि जब इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है तो वो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर ज्यादातर ऑप्टिक डिस्क और कप पे प्रेशर डालते हैं। जब वो वहां पे प्रेशर डालते हैं तो हमें पता है कि ऑप्टिक डिस्क के अंदर कपिंग जो है, उस कपिंग में हमारे सेंट्रल रेटिनल आर्टरी और वेन है। तो जब इस कपिंग पे प्रेशर अप्लाई होगा तो ये जो है आर्टरी जो है वो उसको आर्टरी को बंद कर सकता है, आर्टरी वहां पे ऑक्लूड हो सकता है। तो ये भी एक हमारे पास एक काज है कि इंट्राओक्युलर प्रेशर के बढ़ने से हमारे पास आर्टरी जो है वो ऑक्लूड हो सकती है। तो ये बेसिक एथियोलॉजी थी हमारे पास सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन के। अब हम डिस्कस करते हैं कि ऐसे पेशेंट में जिसमें सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन हुई हो तो उसमें फिजिकल एग्जामिनेशंस और साइंस क्या होंगे। तो अगर ऐसे पेशेंट की हम पिपिलरी रिएक्शंस देके और हम आरएपीडी देके तो ऐसे पेशेंट में हमारे पास आरएपीडी प्रेजेंट होगा, रिलेटिव एफेरेंट पिपिलरी डिफेक्ट ऐसे पेशेंट में प्रेजेंट होगा। क्योंकि जिस आर्टरी ने रेटिना को नरिशमेंट देनी थी अब वो आर्टरी ब्लॉक्ड है। तो रेटिना जो है, रेटिना इस्कीमिक कंडीशन में है, रेटिना वाइट मतलब वो ऐसे नॉर्मल हेल्दी रेटिना नहीं है। रेटिना जो है वो इस्कीमिक है। और फोविया जो है, फोविया एक चेरी रेड स्पॉट हमें नजर आएगा, क्योंकि फोविया जो है उस पे हमारा नर्व फाइबर लेयर नहीं आया है। और फोविया की जो नरिशमेंट है वो कोरियो कैपिलरीज की तरफ से है, पीछे कोराइड की तरफ से है। तो इसीलिए हमें फोविया चेरी रेड स्पॉट नजर आएगा, बाकी रेटिना हमें व्हाइट नजर आएगा और थिन नजर आएगा रेटिना। तो ये जो है इस्कीमिया के बाद ये एडिमेटस भी हो सकता है। और हमारे पास जो फोबिया है उस पे नर्व फाइबर लेयर नहीं है, इसीलिए वो चेरी रेड स्पॉट नजर आएगा। इसके अलावा अगर हम एग्जामिनेशन करें, फंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन करें, तो हमें मिलेगा सेगमेंटल ब्लड फ्लो। मतलब कुछ सेगमेंट्स में ऐसे ही ब्लड फ्लो होगी, कंटिन्यूस ब्लड फ्लो नहीं होगी। अगर हम क्रोनिक साइंस की बात करें तो ऐसे पेशेंट में क्रोनिक साइंस क्या होंगे जिसमें रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन हुई है। तो ऐसे पेशेंट में हमें जो ऑप्टिक डिस्क है वो हमें पेल नजर आएगा, येलोविश नजर आएगा। और दूसरा जो साइन है उसमें रेटिनल टिश्यूज जो है वो थिन होंगे, और ब्लड वेसल एटेन्युएटेड मतलब नैरो होंगे, नैरो ब्लड वेसल जिस तरह हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी में थे। तो ये जो साइंस है ये ऐसे पेशेंट में होंगे। इसी के अलावा हमारे पास जो आरपी है वो मॉटल्ड होगी। मॉटल्ड का मतलब ये है कि रफ अनइवन स्पॉट्स होंगे रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम पे। इसके अलावा विजन जो है वो सीवियरली डिक्रीज होगा, चूंकि हमारे पास रेटिना की इस्कीमिया हुआ है, इसीलिए विजन डिक्रीज होगा। अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम की बात करें तो ये देखिए सारा रेटिना हमें व्हाइटिश नजर आता है, पेल नजर आ रहा है। यहाँ पे ऑप्टिक डिस्क बिल्कुल पेल नजर आ रहा है, और चेरी रेड स्पॉट मैकुला या फोविया वो हमें नजर आ रहा है, जो हेल्दी है वो हमें नजर आ रहा है। अगर यहाँ पे हम ये पिक्चर देखें तो ये मॉटल आरपीई है। आरपी जो है अनइवन है, उस पे स्पॉट्स हैं, उस पे डॉट्स है,
ये आरपी, ये नॉर्मली ऐसा नहीं होता, लेकिन ये इस कंडीशन में हमारे पास मॉडलिंग ऑफ द आरपी हो जाता है, तो इसीलिए ये साइंस हमें मिलेंगे। इसके अलावा अगर ब्रांच रेटिनल आर्टरी अक्लूजन हो, तो अगर एक खास जगह रेटिना का वहां पे वो इस्कीमिक हो, तो यहाँ पे फिर आर्टरी टू आर्टरी इनस्टमोसिस होंगी, क्योंकि दूसरी आर्टरी से आर्टरीज आएंगे और वो इनस्टमोसिस बनाएंगे, वो आपस में ब्रांचेस मिलेंगे और वो वहां पे परफ्यूजन देंगे। इसके अलावा अगर हम क्लिनिकल डायग्नोसिस पे आ जाए, तो क्लिनिकल डायग्नोसिस में एक तो हमारे पास सीवियर विजुअल लॉस होगा, और उसके अलावा रेटिनल वाइटनिंग होगी, उसके अलावा फील्ड इफेक्ट होंगे। अगर हमारा रेटिना नॉर्मल नहीं है, रेटिना इस्कीमिक है, तो अब रेटिना हमें स्पेस में कोई चीज नहीं नजर आएगी वैसी, इसीलिए फील्ड इफेक्ट्स हमें नजर आएंगे। और जो ब्लड फ्लो है, ब्लड वेसल में जो ब्लड फ्लो है, वो स्लगिश ब्लड फ्लो होगी। तो कभी कभी हमें जो ये एम्बुलाई है, कोलेस्ट्रॉल की ये जो रेफ्रेक्टाइल एम्बुलाई है, ये हमें नजर आता है अगर हम फंडोस्कोपी करते हैं, या अगर ये प्लेटलेट्स का है तो ये भी हमें नजर आ सकता है फंडोस्कोपी से। अब आगे हम देखेंगे ट्रीटमेंट, हम इसकी देखेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे। अच्छा, अब वो ऐसे पेशेंट में हम डायग्नोस्टिक, हमारे पास प्रोसीजर्स क्या हैं, क्या क्या डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स या टेक्निक्स हैं जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास रेटिना का स्टेटस क्या है। तो सबसे पहले अगर हम ऐसे पेशेंट की ओसीटी करें, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी अगर हम करें ऐसे पेशेंट के, तो ऐसे पेशेंट में हमारे पास हाइपर रिफ्लेक्टिविटी ऑफ द इनर रेटिना इन एक्यूट स्टेज, अगर हम देखें ऐसे पेशेंट में, तो ये जो रेटिना रेटिना है वो एट्रोफिक और थिन होगा। अगर हम यहाँ पे पिक्चर में देखें, ये है हमारे पास ओसीटी का पिक्चर, तो अगर इसमें हम देखें, ये हमारे पास रेटिना थिन और एट्रोफिक होगा। नॉर्मली ऐसा नहीं, रेटिना की जो लेयर वो यहाँ पे नजर आते हैं क्लियरली, लेकिन ये एट्रोफिक थिन रेटिना हमें ओसीटी पे नजर आएगा। इसके अलावा अगर हम ऐसे पेशेंट की फंडस फ्लोरोसीन एंजियोग्राफी करें, तो फंडस फ्लोरोसीन एंजियोग्राफी में हमें ये पिक्चर मिलेगा। और फंडस फ्लोरोसीन एंजियोग्राफी में ये जो परफ्यूजन है ये नहीं होगा। उसकी रीजन क्या है कि नॉर्मली जब हम फ्लोरोसीन इंट्रावीनियस लगाते हैं, तो वो एक खास टाइम लेता है और वो हमारे ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। जब हम फंडस का पिक्चर देखते हैं तो वो हमें ऐसे नजर आएगा। तो ऐसे डार्क फंडस में हमें वाइट ब्लड वेसल्स में नॉर्मली, अगर ब्लड वेसल ब्लॉक नहीं है, तो नॉर्मली सारा फ्लोरोसीन उसमें ट्रेवल करके हमें व्हाइट ब्लड वेसल्स नजर आएंगे। लेकिन अगर आर्टरी बंद है, तो हमें वो ब्लड वेसल्स में फ्लोरोसीन जो है वो नजर नहीं आएंगे। और इस कंडीशन में सेंट्रल रेटिनल आर्टरी के अक्लूजन में हमें वो जो नॉर्मल फ्लोरोसीन का पिक्चर था वो नजर नहीं आएगा, क्योंकि परफ्यूजन नहीं हुई, आर्टरी वहां पे बंद है। और एक टाइम के बाद मतलब ज्यादा टाइम के बाद फिर ये परफ्यूजन जब हो जाती है, तो इस परफ्यूजन से फिर वापस जो नॉर्मल कलर आता है वो भी इसमें बहुत डिले होता है। तो इसीलिए फ्लोरोसीन का जो फोटोग्राफ है ऐसे पेशेंट में हमें वो क्लियर ऐसे नहीं मिलेगा जिस तरह नॉर्मल रेटिना में मिलता है, और जिसमें हमारे पास नॉर्मली जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो वाइट नजर आते हैं फ्लोरोसीन की वजह से। अब हम ट्रीटमेंट पे आते हैं। तो ट्रीटमेंट हमारे पास क्या क्या ट्रीटमेंट मोडेलिटीज हैं, हम ऐसे पेशेंट में क्या क्या कर सकते हैं। अब ट्रीटमेंट में हम देखते हैं, पहले तो हम ये बात करते हैं कि जो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी की अक्लूजन है ये एक इमरजेंसी केस है, और ये अगर जितना जल्दी हो सकता है, अगर उतना जल्दी ये ट्रीट ना हो जाए, तो इसमें इरिवर्सिबल डैमेजेस होते हैं, इरिवर्सिबल विजुअल लॉस होता है।
क्योंकि रेटिना जो है वो इन्फाक्शन में चला जाता है, रेटिना के जो लेयर्स है, जो सेल्स है, उसकी डेथ हो जाती है और वो इरिवर्सिबल डैमेज है, वो फिर रिकवर नहीं हो सकता। तो अगर इस ऐसे पेशेंट में जिसमें रेटिनल इस्कीमिया हुआ है, तो अगर 4 घंटों के अंदर अंदर कोई ट्रीटमेंट मोडेलिटी यूज की जाती है तो चांसेस है कि मतलब ये रिकवर हो सके काफी हद तक। लेकिन अगर ये ज्यादा टाइम ले और ज्यादा टाइम तक ये इस्कीमिया रहे, इन्फेक्शन रहे, तो ये रेटिना अब रिकवर नहीं हो सकता, ये इरिवर्सिबल डैमेजेस है। अब हम आते हैं कि हमारे पास ट्रीटमेंट मोडेलिटीज क्या है। तो सबसे इजी और चीप तरीका ये है कि हम 3 मिरर कंटेक्ट लेंसेज के जरिए अकुलर मसाज करें, और अकुलर मसाज ऐसे करें कि वहां पे जहां पे एम्बोलाई है, वहां पे जो फंसा हुआ है, अगर उस पे प्रेशर आ जाए तो वो हो सकता है कि वो निकल जाए वहां पे। और इसका तरीका क्या है कि पॉजिटिव प्रेशर अप्लाई करना है 10 से 15 सेकंड्स तक, फॉलोड बाय रिलीज कंटिन्यू फॉर 3 to 5 मिनट्स। ऐसे मिकदार के साथ प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, और ये पेशेंट बंद आंखों के साथ पेशेंट खुद भी कर सकता है। ये सबसे इजी तरीका है, लेकिन चांसेस जो है कुछ चांसेस हैं कि ये जो एम्बुलाई है वो वहां से निकल जाए। इसके अलावा हमारे पास टॉपिकल एप्रोक्लोनेडीन 1%, टेमोलोल 0.5% एंड इंट्रावीनस एसिटिजोलमाइड 500 मिलीग्राम, ये हमारे पास इसीलिए है ताकि ये इंट्राओकुलर प्रेशर को कम करे। क्योंकि हमने एटियोलॉजी में, हमने काजिज में ये डिस्कस किया कि ग्लोकोमा या इन हाई इंट्राओकुलर प्रेशर एक काज है। तो ऐसे काज के लिए हम क्या करेंगे, एंटी ग्लाइकोमिक ड्रग्स देंगे, और एंटी ग्लाइकोमिक ड्रग्स इंट्राओकुलर प्रेशर को कम करेगा। जब इंट्राओकुलर प्रेशर कम होगा, तो अगर इंट्राओकुलर प्रेशर की वजह से यहाँ पे बंद हुआ है, ब्लॉक हुआ है, तो इंट्राओकुलर प्रेशर जब कम होगा तो हमारी आर्टरी जो है वो ऑक्लूजन से निकल जाएगी और नॉर्मल ब्लड फ्लोस का शुरू हो जाएगा। तीसरा जो हमारे पास एक मोडेलिटी है वो है याग लेजर। तो याग लेजर, अगर हमें ये एम्बोलाई जो है ये फंडोस्कोपी से ये हमें नजर आ रहा है कि इस पॉइंट पे इसने हमारे आर्टरी को बंद किया है, इसने यहाँ पे ब्लॉक किया है, तो वहां पे हम उस एम्बुलेंस को हिट कर सकते हैं बाय याग लेजर। और वहां पे जब हम उसको तोड़ते हैं तो हमारे जो ब्लड फ्लो है उस आर्टरी में, वहां पे वो नॉर्मली शुरू हो जाएगी और जो इस्कीमिया है वो खत्म हो सकता है। इसके अलावा जो हमारे पास ट्रीटमेंट मोडेलिटीज हैं, उसमें एक ये भी है कि अगर हम इनहेल करें मिक्सचर को, और मिक्सचर में 5% कार्बन डाइऑक्साइड हो और 95% ऑक्सीजन हो, तो अगर हम ऐसे उसको ब्रीथिंग में उसको हम इनहेल करें, तो उसमें क्या होगा कि हमारे जो एंजियोस्पाज्म है, जो ब्लड वेसल्स का स्पाज्म है, वो रिलीव हो सकता है। कभी कभी हो सकता है ये एंजियोस्पाज्म की वजह से ऑक्लूजन हुई हो, तो वो रिकवर हो सकता है। और जब वो रिकवर हो जाए तो हमारा जो ब्लॉक ब्लड वेसल है वो रिलीव हो सकता है। लेकिन ये एक रेयर काज है और एक रेयर तरीका है ट्रीटमेंट में। ये हमारे पास ट्रीटमेंट मोडेलिटीज थी, और इसमें हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से साइंस और सिम्टम्स होते हैं पेशेंट को, और इसकी टियोलॉजी क्या होती है, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स क्या हैं कि उसकी वजह से हमें पता चल सके, और इसके अलावा ट्रीटमेंट मोडेलिटीज क्या हैं जिससे ये कंडीशन ट्रीट हो सकती है, ट्रीटमेंट के चांसेस हैं।